आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश का एक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आज इन तीनों को हम लोग समझेंगे और समझेंगे कि क्या है इसके कॉन्सेप्ट में, और ये समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है बेसिक इंग्लिश को जानने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं द इंग्लिश गाइड। आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी लर्नर्स के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा जो इंग्लिश के बिगिनर हैं, जिन्होंने इंग्लिश अभी पढ़नी शुरू की है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कोई भी नया लर्नर हो जो इंग्लिश अभी पढ़ना शुरू किया है। उसके लिए आज का ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। मान लिया आपको एक टोकरी दी जाए और उस टोकरी में तरह तरह के फल रखे हुए हों और आपसे कहा जाए कि आप उन फलों को अलग अलग कैटेगरी में बांटें। आप क्या करेंगे कि फलों को उनके शेप के अनुसार, साइज़ के अनुसार, हो सकता है उसके कलर के अनुसार, हो सकता है उसके टेस्ट के अनुसार, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जब कभी हम किसी केमिस्ट शॉप में विज़िट करते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ उसने दवाइयों को इस तरीके से सजाया होता है कि हम किसी भी मर्ज़ की दवा उससे मांगें, वो एक बार में खोज के हमें देता है। चाहे वो बुखार की दवा हो, चाहे वो सर्दी खांसी की दवा हो, चाहे आप दवा का कोई भी बड़ा सा लिस्ट उसके पास लेकर जाएं, अगले 10 मिनट के अंदर वो सारी दवाएं आपके सामने रख देता है। इसे कहते हैं कैटेगराइजेशन। ये होता है कैटेगराइजेशन, और ये एक बेहद ही साइंटिफिक तरीका है किसी भी चीज़ को उसकी कैटेगरी में बांटकर पूरी कैटेगरी के गुणों को, अवगुणों को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को एक बार में समझने का। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है जो इंग्लिश लैंग्वेज के सभी वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। तो आइए हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको कैटेगरी में बांटा गया है। तो इंग्लिश के सारे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। और ये कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं? तो ये 8 ग्रुप में डिवाइडेड हैं, 8 ग्रुप्स। तो इंग्लिश के सारे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है 8 ग्रुप में। और इनको बांटने का क्या बेस है? क्योंकि शेप, साइज, कलर, टेस्ट वो यहाँ नहीं हो सकता है। तो इन वर्ड्स को बांटने का जो बेस बनाया गया है वो है उनका यूज़, या इसको आप फंक्शन कह सकते हैं। तो सारे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है, 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। बेस है उनको डिवाइड करने का उनका यूज़ या उनका फंक्शन। और ये फंक्शन कहाँ होता है? किसी भी सेंटेंस में जो वो फंक्शन करते हैं उसके बेस पर सारे वर्ड्स को डिवाइड किया गया है। तो अब अगर आपसे किसी ने कभी पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप उसको समझा सकते हैं कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स according to their use or function in a sentence। ये पूरे को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो हमने देखा कि इंग्लिश के वर्ड्स को डिवाइड किया गया है 8 ग्रुप में, 8 अलग अलग वर्गों में, उनके यूज़, उनके फंक्शन के आधार पर। और वो किसी भी सेंटेंस में ये यूज़ कर आते हैं, किस यूज़ में वो आते हैं, इसके बेस पर वर्ड्स को अलग अलग 8 ग्रुपों में बांटा गया है। एंड ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनको सबको एक साथ मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो 8 कैटेगरी बनाई गई है, ये जो 8 ग्रुप बनाए गए हैं, ये कौन कौन से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये 8 कैटेगरी बनाई गई है जिनमें वर्ड्स को बांटा जाता है, और आप में से लगभग सभी लोगों ने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज देखी हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं। पहली कैटेगरी होती है नाउन की, तो नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 ग्रुप होती है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कही जाती है। एक बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा कि ये जो वर्ड्स को क्लासिफाई करने का ये जो तरीका है, इसको ट्रेडिशनल वे कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल वे है या ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ये वर्ड्स 8 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। जैसे जैसे इंग्लिश आगे बढ़ी और बहुत सारे ग्रामेरियंस ने जब इसमें देखा तो कुछ कमियां इसमें ज़रूर नज़र आईं, और इसलिए आवश्यकता महसूस होने लगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा सा और रिवाइज किया जाए, थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाए, और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी मौजूद है, जिसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या कमियां हैं, एक दो कमियां मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। क्यों ये आवश्यकता महसूस हुई कि इसमें थोड़ी सुधार की जाए। तो आप देखेंगे कि ये जो 8 कैटेगरी यहाँ बनाई गई है, बहुत सारे वर्ड्स को लेके हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता था कि उसको किस कैटेगरी में रखा जाए। जैसे आप याद करें, आर्टिकल एक चैप्टर है, आर्टिकल एक पार्ट है जिसमें हम ए, एन और द को पढ़ते हैं। आप ज़रा एक अनुमान लगाइए, एक गेस कीजिए कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन आर्टिकल्स को कहाँ रखा जाता होगा। थोड़ी मेहनत ज़रूर आपको लगी होगी ये जानने में, या हो सकता है कि आप वहाँ तक न भी पहुँच पाएँ। ये मुश्किल होती थी इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को कैटेगराइज करने में। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव्स के अंतर्गत रखे जाते थे, लेकिन उसमें भी कन्फ्यूज़न होता था, उसमें भी बहुत सारी एम्बिगिटी उत्पन्न होती थी। इसलिए इसको सुधार करने के लिए ग्रामेरियंस ने यहाँ एक नया सुधार किया, और वो नया सुधार फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के रूप में हमारे सामने आया। जहाँ ट्रेडिशनल ग्रामर में वर्ड्स को कैटेगरी में बांटने का आधार उनका यूज़ होता था, उनका फंक्शन होता था, एक सेंटेंस में वो किस रूप में यूज़ किए जाते हैं, ये बेस था। मॉडर्न इंग्लिश में ये बेस बदल गया और अब एक नया बेस हमारे सामने है जिसके आधार पर वर्ड्स को बांटा जाता है। आइए हम लोग उस बेस की चर्चा करते हैं और फिर उस कैटेगरीज़ की चर्चा करेंगे, उन कैटेगरीज़ को जानेंगे जिनमें वर्ड्स को बांटा गया है। फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स को समझने से पहले हम ज़रूरी है कि एक ऐसे शब्द को समझें जो बेस बनता है फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स का, और वो वर्ड है MORPHEM। इसको कहते हैं मॉर्फेम। मॉर्फेम, हालांकि ये आजकल इसकी जगह पे अफिक्स वर्ड भी यूज़ किया जाता है। मॉर्फेम या अफिक्स, अब ये क्या होता है? ये ग्रामेटिकल स्मॉलेस्ट यूनिट कहे जाते हैं, ये व्याकरण की छोटी इकाई कहे जाते हैं, और ये किसी भी वर्ड के आगे या पीछे जुड़कर उस वर्ड के मीनिंग में चेंज लाते हैं। आप निश्चित तौर पर इसको हिंदी व्याकरण में ज़रूर पढ़ा होगा। उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में ये मॉर्फिम्स इंग्लिश ग्रामर में भी यूज़ किए जाते हैं। तो मॉर्फिम्स 2 प्रकार के होते हैं, एफिक्स 2 प्रकार के होते हैं। पहले को कहा जाता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स, यहाँ हम समझ सकते हैं कि प्री का मतलब होता है बिफोर,
बिफोर। और फिक्स का मतलब होता है, आप जानते हैं, ऐड, बॉन्फिक्स, क्विक फिक्स, चिपकाने वाला। तो जो पहले चिपकाए जाते हैं, जो वर्ड्स के पहले लगाए जाते हैं, उनको कहा जाता है प्रीफिक्स। और जो वर्ड्स में बाद में चिपकाए जाते हैं, जो पीछे आते हैं, जो आफ्टर लगाए जाते हैं, उनको कहा जाता है सफिक्स। वो होते हैं सफिक्स। तो प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है, ये हिंदी का उपसर्ग होता है। और सफिक्स को हिंदी का प्रत्यय कहा जाता है। तो जरा इसको ऐसे समझ लिया जाए कि वो शब्द जो उपसर्ग और प्रत्यय से प्रभावित होकर, वे वर्ड्स जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से प्रभावित होकर अपना रूप चेंज कर लेते हैं, उनको रखा जाता है फॉर्म क्लासेस में। और जो अपना रूप नहीं चेंज करते हैं, उनको रखा जाता है स्ट्रक्चरल वर्ड्स में। तो ट्रेडिशनल ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर में ये एक बड़ा चेंज हुआ। जहाँ ट्रेडिशनल ग्रामर में यूज़ या फंक्शन आधार बनता था वर्ड्स को कैटेगरी में रखने का, वहीं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये उसका फॉर्म ये डिसाइड करता है कि वो फॉर्म क्लासेस में जाएगा या स्ट्रक्चरल वर्ड्स में जाएगा। यदि कोई वर्ड प्रभावित होता है प्रीफिक्स और सफिक्स से, तो उसको रखते हैं फॉर्म क्लासेस में। और अगर कोई प्रभावित नहीं होता है तो वो जाता है स्ट्रक्चरल वर्ड्स में। तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया ऑनेस्ट, हमने एक वर्ड लिया ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार। इसके पहले हम एक वर्ड लगा सकते हैं डिस, और अब ये वर्ड बन जाता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, और ये होता है बेईमान। तो ऑनेस्ट जो है ये हमारा रूट वर्ड है, इसको कहते हैं रूट वर्ड। और इस रूट वर्ड में ये जो डिस जोड़ा गया, पहले जोड़ा गया है, इसलिए ये है प्रीफिक्स। और रूट वर्ड में एक प्रीफिक्स जुड़कर वर्ड की मीनिंग में चेंज लाता है, मीनिंग में परिवर्तन लाता है। ये कहा जाता है फॉर्म क्लासेस। इस वर्ड को रखा जाएगा फॉर्म क्लासेस में। तो जो ऑनेस्ट वर्ड है वो आएगा फॉर्म क्लासेस में। क्यों? क्योंकि वो प्रीफिक्स और सफिक्स से प्रभावित होता है। इसी वर्ड में हम एक सफिक्स लगा कर देखते हैं। तो ये हमारा वर्ड है ऑनेस्ट, और इसमें हम एक सफिक्स लगाते हैं वाई, और हमारा वर्ड बनता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें प्रीफिक्स भी लगाया जाता है, सफिक्स भी लगाया जाता है, और ये दोनों वर्ड से प्रभावित होता है। ये आधार है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, जहां वर्ड्स को इस बेस पर मॉर्फिम से प्रभावित होने वाले और मॉर्फिम से न प्रभावित होने वाले वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये है हमारे सामने फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन को रखा जाता है फॉर्म क्लासेस में और कौन कौन से आते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स में। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर से 4 को रखते हैं हम फॉर्म क्लासेस में, और उसमें पहला है नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब और चौथा एडवर्ब। आप देखेंगे कि ये 4 जो हैं ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस से अपना फॉर्म चेंज करते हैं। मतलब इनके पीछे और इनके आगे जोड़कर इनके रूप को बदला जा सकता है, इसलिए इनको रखा जाता है फॉर्म क्लासेस में। और जो वर्ड्स अपना फॉर्म नहीं बदलते हैं उनको रखा जाता है स्ट्रक्चरल वर्ड्स में। और आप देखेंगे कि यहाँ स्ट्रक्चरल वर्ड्स की संख्या बढ़ जाती है, ये लगभग 10 हो जाते हैं, जिनमें 4 तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर से आते हैं, लाइक प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 4 ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में भी हैं, लेकिन इसके अलावा ये 6 नए बढ़ जाते हैं जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। ज़रा हम इनको भी देखें कि ये क्या हैं। तो ये बड़ा कॉमन है जो
बच्चों को स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। हालांकि ये कहाँ से आते हैं इनके बारे में मुझको नहीं लगता है कि उन्हें बताया जाता है या उनको जानकारी होती है। तो ये है डिटर्मिनर्स और ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो डिटर्मिनर्स, उसके बाद इंटेंसिफायर्स, उसके बाद ऑक्सिलियरीज, उसके बाद सबऑर्डिनेटर्स, उसके बाद सेंटेंस कनेक्टर्स एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन वर्ड्स। इस तरीके से स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंतर्गत ये 10 कैटेगरी बनाई गई है और 10 अलग अलग ग्रुप में वर्ड्स को रखा जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जहाँ पर वर्ड्स का यूज़, उनका फंक्शन बेस नहीं बनता है क्लासिफाई करने का। यहाँ उनका फॉर्म, वो फॉर्म चेंज करती हैं या नहीं करती हैं, ये बेस बनता है उनके क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ हमने फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स को जाना। हालांकि इसमें से हर मेंबर के ऊपर, हर कैटेगरी के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग अलग पूरा टॉपिक रखते हैं। तो फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और ले लें, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना कि क्यों फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स को नए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ले आया गया। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को छोड़कर उसमें सुधार करके मॉडर्न क्लासिफिकेशन लाया गया। तो यहाँ हम समझेंगे इस बात को। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि फॉर्म क्लासेस के अंदर 4 कैटेगरी बनाई गई है, जो नाउन की है, एडजेक्टिव की है, वर्ब की है और एडवर्ब की है। और साथ में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चरल वर्ड्स के अंदर 10 कैटेगरी बनाई गई है, जो अलग अलग 10 कैटेगरी को हम लोगों ने देखा है। एक चीज़ यहाँ समझने की है, जब कभी हम बेसिक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न सीखते हैं, तो उसमें फॉर्म क्लासेस हमारी बड़ी हेल्प करती हैं। ज़रा हम एक सेंटेंस यहाँ देखें, काउज ईट ग्रास या आई गो। ये 2 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर काउज को हम नाउन में रखते हैं, ये नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, ईट वर्ब है और ग्रास अगेन नाउन है। आप देखेंगे कि ये एक सेंटेंस बन गया, काउज ईट ग्रास, और इसमें हमने जो 3 वर्ड्स यूज़ किए वो तीनों के तीनों फॉर्म क्लासेस से आए। पूरे सेंटेंस में कहीं भी हमने कोई स्ट्रक्चरल वर्ड्स यूज़ नहीं किया है। उसी तरीके से आई प्रोनाउन और गो वर्ब। हालांकि यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चरल वर्ड यूज़ किया है, लेकिन दूसरा जो है वो फॉर्म क्लासेस है। तो इस बात को हमको समझना होगा कि बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन में फॉर्म क्लासेस एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना फॉर्म क्लासेस के हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या करते हैं, इसको समझने के लिए ज़रा हमको 2 और सेंटेंसेस देखने होंगे। यहाँ ये 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, गार्ड वॉचेस केयरफुली। गार्ड वॉचेस केयरफुली। दूसरा सेंटेंस है, डॉक्टर अगेन डॉक्टर्स केयरफुली। ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब इन दोनों सेंटेंसेस की अगर हम लोग मीनिंग निकालना चाहें तो हम क्या निकालेंगे? हम जानते हैं गार्ड का मतलब होता है पहरेदारी करना, चौकीदारी करना, चौकीदारी करना।
वॉच। सो WATCH, इसकी दो मीनिंग हमारे पास है। एक जो हम लोग हाथों में पहनते हैं या दीवार पे लगाते हैं वो वॉच, उसका प्लूरल फॉर्म वॉचेस, जब ये नाउन के रूप में यूज़ होती है। लेकिन जब हम इसको वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है वॉच करना, नज़र रखना, रखवाली करना। तो यहाँ घड़ियों के अर्थ में अगर रखा जाए और केयरफुली मतलब हुआ सावधानी से, सावधानी पूर्वक। तो अगर हम इसकी मीनिंग निकालना चाहें सो गार्ड वॉचेस केयरफुली, रखवाली करना घड़ियों की सावधानी पूर्वक। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं गो देयर, ये सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जहां हम सेंटेंस को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं, वर्ब के पहले रूप से शुरू करते हैं। तो गो देयर की अगर हम लोग मीनिंग निकालें तो चूंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए इसकी मीनिंग होती है वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। गार्ड वॉचेस केयरफुली, रखवाली करो घड़ियों की सावधानी पूर्वक, ये इसकी एक मीनिंग हुई, ये इसकी एक मीनिंग हुई। लेकिन ही ईट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है जहां एस और ईएस लगा होता है। अगर उसके आधार पर हम लोग समझें तो गार्ड पहरेदार नाउन ले लेते हैं, पहरेदार रखवाली करता है, नज़र रखता है सावधानी से, पहरेदार सावधानी से नज़र रखता है। तो एक मीनिंग इम्पेरेटिव सेंटेंस के आधार पर, एक मीनिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट के आधार पर जब हमने इसको सब्जेक्ट माना तो पहरेदार पहरेदारी करता है सावधानी पूर्वक, जब हमने इसको वर्ब माना तो पहरेदारी करो घड़ियों की सावधानी पूर्वक। उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे जो मैंने ये सेंटेंस लिया है सेम, डॉक्टर को अगर हम वर्ब लेते हैं तो डॉक्टर वर्ब, डॉक्टर हम जानते हैं चिकित्सक होता है, नाउन होता है, लेकिन आज जब हम जानेंगे कि डॉक्टर वर्ब भी होता है। जो काम डॉक्टर करते हैं उस काम को करने को डॉक्टरी करना कहते हैं। तो डॉक्टर को अगर हमने वर्ब लिया है तो डॉक्टर, ये यहाँ चिकित्सकों की, तो चिकित्सक डॉक्टर चिकित्सकों की देखभाल करो, डॉक्टरी करो, चिकित्सक डॉक्टरों की डॉक्टरी करो, जब हमने इसको वर्ब लिया। और अगर हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह लिया, जब हमने इसको नाउन मान लिया, तो एक चिकित्सक चिकित्सा करता है सावधानी पूर्वक। ये अंतर होता है जब हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं। सेंटेंस पूरी तरह से कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसके एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस में केवल फॉर्म क्लासेस यूज़ किया गया है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं द, जो कि एक आर्टिकल है और स्ट्रक्चरल वर्ड्स है, अगर हमने लगा दिया द तो अब ये कंफर्म हुआ कि ये हमेशा नाउन ही होगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद आने वाला जो होता है वो नाउन होता है। तो अब जब ये नाउन हो गया तो इसकी हिंदी पहरेदार ही होगा। तो पहरेदार पहरेदारी करता है, देखभाल करता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अगर हमको यहाँ नहीं लगाना है तो हम यहाँ से द हटा दें और वॉचेस के पहले द अगर लगा दें तो गार्ड द वॉचेस केयरफुली। अब ये हमारा नाउन हो गया और ये हमारा वर्ब हुआ। तो रखवाली करो घड़ियों की सावधानी पूर्वक। और सेम हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। जब हमको इसको नाउन बनाना है हम इसके पहले द लगा सकते हैं, जब हमको इसको नाउन बनाना है हम इसके पहले द लगा सकते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स यही करते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स सेंटेंस की एम्बिग्यूटी को दूर करते हैं, सेंटेंस के कन्फ्यूज़न को, मीनिंग के द्विअर्थी होने को, अनेक अर्थी होने को दूर करते हैं। यही खूबी होती है स्ट्रक्चरल वर्ड्स की। आज के इस वीडियो लेक्चर की अंतिम बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूं कि फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चरल वर्ड्स, फॉर्म क्लासेस में 4, स्ट्रक्चरल वर्ड्स में 10। दिखने में लगता है कि फॉर्म क्लासेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स से कम होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर्म क्लासेस में एक ओपन नेचर होता है, एक ओपन नेचर होता है, क्योंकि हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की मदद से
यहाँ वर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, ये अनलिमिटेड बढ़ सकती हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल वर्ड्स के साथ ये क्वालिटी नहीं होती है। इसलिए फॉर्म क्लासेस सेंटेंसेस में आते कम हैं, हालांकि स्ट्रक्चरल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन संख्या फॉर्म क्लासेस की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ फ्री हैंड होता है कि हम लोग सेंटेंस को, वर्ड्स को प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की मदद से बढ़ा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी रखूँगा और मैं चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल आप अपने से ढूंढें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो एक एग्जाम्पल जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्म क्लासेस को किस तरीके से नए नए वर्ड्स बनाने में सहायता लिया जाता है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक वर्ड हम लोग देखते हैं मदर। ये फॉर्म क्लासेस का एक वर्ड है और नाउन है, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें सफिक्सेस जोड़ के, प्रीफिक्सेस जोड़कर हम वर्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें एस लगा सकते हैं, मदर्स, इसको प्लूरल बना सकते हैं। इसके बाद मदर के साथ लेस लगा सकते हैं। इसके बाद मदर के साथ लेस लगा के नेस भी लगाया जा सकता है। मदर के साथ लेस, नेस और ली भी लगाया जा सकता है। मदर, लेस, ली, मदर, हुड, मदर, हुडनेस, मदर, हुडनेस, लेस, और फिर आप इसमें चाहें तो एलवाई भी जोड़ सकते हैं। एक बेस वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाने की जो फ्रीडम है वो हमको स्ट्रक्चरल वर्ड्स देता है। इस तरीके का एक एग्जाम्पल आप भी खोजें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, ज़रूर मुझे लिख के दिखाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक होमवर्क भी मैं आपको देना चाहता हूं। आप कोई भी एक इंग्लिश का पैसेज चुनें, पैराग्राफ लें और कोशिश करें कि उसमें जितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनको फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चरल वर्ड्स के ग्रुप में बांटें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अविनाश साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड बाय।